Assalamu alaikum. Myself Sneha Sadiq. I'm student of bachelor's. I am the part of the Business Hub workspace. Today I request to the CEO of the Business Hub workspace. I request sir कि मैंने आपका एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है. इन्होंने वेरी हम्बली बोला कि ओके, और आज हमारे साथ सर हैं और हम उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनका माइंडसेट या उनका ओपिनियन क्या है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू और थैंक यू कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया. तो सर मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी, मेरा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप कैन यू टेल अस द स्टोरी बिहाइंड स्टार्टिंग योर बिजनेस. हाँ, स्टोरी हर इंसान की ज़िंदगी के स्टार्ट करने की कोई ना कोई तो स्टोरी होती है, लेकिन अगर कोई स्टोरी ना भी हो फिर भी ज़िंदगी को स्टार्ट तो करना ही पड़ता है. जी. तो सबसे बड़ा इंसान का जो मसला है ज़िंदगी का, वो तो मुआशी मसला, इकोनॉमिक सिचुएशन हर बंदे की डिफरेंट होती है. तो कुछ लोग रोज़ी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग अपने गोल अचीवमेंट्स के लिए करते हैं, कुछ के अपने टारगेट्स होते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स की कंपनी को डबल ट्रिपल मल्टीपल करने के लिए करते हैं. तो मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ तो चूँकि बेसिक जो नेसेसिटीज़ थी उसको पूरा करने का एक टास्क था. तो बाकी भाइयों में अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया. तो बुनियादी तो ये थी कि अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना है और आप मेहनत कोशिश करनी है. इंडिपेंडेंट. हाँ, तो ये बेसिकली सोच होती है. एग्जैक्टली. जब आपके अंदर सोच बड़ी पैदा हो जाती है ना, तो फिर कुदरत आपको जो है ना वो सपोर्ट करना शुरू कर देती है. जैसे आप कभी कहीं खड़े हो ना, तो खड़े होते हुए ना आपने हल्का सा सहारा लेते हैं. जब आप सहारा लेते हैं तो ये चीज़ आपको खड़ा नहीं कर रहे होते, खड़े आप अपने टांगों पे ही हैं, लेकिन आपके माइंड में एक बात बैठ जाती है कि मैं अब गिरूंगा नहीं, अब मैं गिरूंगा नहीं. जी जी. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना बंदे को देखते हैं कि अगर ये इसने अपना इरादा कर लिया है. इसी तरीके से बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं और अपना बिल्कुल माइंड क्लियर करते हैं मैंने ये काम करना है. तो जब बेटा देखता है ना, बाप देखता है ना कि मेरे बेटे का अभी ये माइंड बन गया है, तो फिर वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है. ठीक है. तो इसी तरीके से अल्लाह का निज़ाम है कि इंसान जब मेहनत के लिए कोशिश करता है ना, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये इसकी सोच भी ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, काम भी ठीक है, तो फिर उसकी सपोर्ट में अल्लाह उसकी मदद करते हैं. हमारे कुरान में ये कहा गया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन, कि कोई इंसान को अल्लाह उस वक्त तक मदद नहीं करता जब तक वो इंसान खुद अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा ना कर ले कि मैंने खुद भी काम करना है. जी जी जी. तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो ये है सारी, तो ये एक बुनियाद बनी थी. फिर जब इंसान आगे बढ़ा तो फिर ये सारी मेरे काम के पीछे तो ये था कि हम अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज ना हों, लोगों के, रिश्तेदारों के, बड़ों के, अमीरों के और ज़िम्मेदारों के. तो हमने अपने पाँव के ऊपर खुद खड़ा होकर अपनी मेहनत से ये कमाना है. तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी. ओके सर, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट्स इंस्पायर यू बिकम एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसका बेसिक जो मतलब है वो तो एक तो इंग्लिश का मतलब है कि ये दुकानदार है, ये कंपनी का मालिक है, ये फलाना है, ये फलाना है. लेकिन एंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से जीना सीख ले, इसको एंटरप्रेन्योर कहता है. उसकी अपनी जो वो अपने रूल्स खुद डिज़ाइन करता है, अपने फैसले खुद करता है, अपनी प्लानिंग खुद करता है. वो चाहे छोटे लेवल के ऊपर हो, बड़े लेवल के ऊपर हो, जब वो मेंटली खुद मुख्तार होता है ना, तो उसके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, कुव्वत फ़ैसला होती है ना, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं. तो एंटरप्रेन्योर में जब हर इंसान, जितनी भी आज तक बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके ऑनर्स ने जो पहला बिज़नेस स्टार्ट किया उन्होंने एक आदमी से स्टार्ट किया, वहाँ से उन्होंने उस बुनियाद बनी. तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो ये है कि एक आदमी जब किसी चीज़ का अज़म कर लेता है ना, तो कुदरत फिर उसका साथ देना शुरू कर देती है और वहाँ से वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है. हर बिज़नेस की बुनियाद एंटरप्रेन्योरशिप है. फिर वो
प्राइवेट में, पब्लिक में, मल्टीनेशनल कंपनी में वो शिफ्ट होता जाता है। तो एंटरप्रेन्योर वो किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी प्रोफेशन का भी हो सकता है, और अपनी किसी भी फैसले में एक राइटर भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। वो लोगों को चेंज करने वाला जो भी इंसान अपनी लाइफ को अपने डिफरेंट एंगल से, अपने एंगल से जीना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योर है। ओके, थैंक यू। कंटिन्यू करें आपको क्वेश्चन। ओके, द थर्ड वन क्वेश्चन है कि लाइक जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पीछे कोई सोच होती है। अब जैसे आपने अपना ब्रांड का नाम एक प्रॉपर बिजनेस वर्क स्पेस, तो किस तरह से ये आइडिया आया, या किसी ने सजेस्ट किया, या खुद से था कि लाइक एक प्रॉपर नाम, प्रोफेशनल? बिजनेस एंड वर्क स्पेस जो है ना, ये बेसिकली एक वर्क स्पेस है। आप देखें, एक आदमी जब एक कारोबार करता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत वो कामयाब होता है, फिर वो इंतज़ार करता है कि उसके बच्चे बड़े होंगे, पढ़ लिख के काबिल बनेंगे, फिर मैं अपने बच्चों को साथ मिलाऊंगा, और बच्चों को साथ मिलाकर फिर मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, फिर मेरा बिजनेस और फैल जाएगा, एक दुकान से 2 दुकानें, 3 दुकानें, 4 दुकानें हो जाएंगी, और फिर मैं एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो जाएंगी। तो वो इंतज़ार करता है अपने बच्चों का। फिर बच्चे उसके बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो जो बच्चे उनके साथ सपोर्ट करते हैं, बाप का कंधा बनते हैं और बाप को हेल्प आउट करते हैं, तो उनका बिजनेस, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है, और वो कारोबार भी फैलता है। अगर कोई उस प्रोफेशन में नहीं भी जाता, फिर भी वो माशी तौर पर जाना थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। मेरे ज़हन में ये कहा कि एक बीइंग एक इंसान होने के, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ बिजनेस में शामिल हो भी जाएं, तो वो कितना बिजनेस को फैला लेंगे। तो मैंने ये सोचा, क्यों ना कोई ऐसी सोच डेवलप की जाए जहां पर जितने भी नौजवान हैं, मैक्सिमम जो काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, मैं उन सारे नौजवानों को अपने बच्चों की तरह समझूं, और उनको मैं एक स्पेस प्रोवाइड करूं, एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करूं, उनको किसी ना किसी बहाने से, तरीके से, टैक्टफुली मैं उनको सबको अपने पास लेकर आऊं, और यहाँ उनको जो है ना बहुत थोड़ी सी कीमत के ऊपर, नॉमिनल प्राइस के ऊपर उनको यहाँ बैठने की जगह दूं। मेरे पास वो 8, 10, 12, 14 घंटे बैठने की वो आदत बनाएं। यहाँ पर उनको मैं सारी फैसिलिटीज़ दूं। देखिए, जब आप किसी के करीब होते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं कि मुझे इससे क्या क्या सहूलत मिलेगी। अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा ऑफिस, अच्छा फर्नीचर, अच्छे इंटरनेट, एनवायरनमेंट, और उनको जो है ना सारा किचन की, कैफ़े फैसिलिटीज़, और उनको जो है ना ये सारा रिसेप्शन, और उनको यूं फील हो कि यार हम एक ऑफिस के साथ हमें यूं, हम बैठे ऐसे हैं जैसे हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर हों। तो हमने क्या किया कि उनकी फीलिंग को चेंज करने की कोशिश की कि वो अपने आप को एक बड़ी कंपनी का ऑनर समझें, और भले वो छोटा सा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी फीलिंग बड़ी आ जाए, और उस फीलिंग से उनके टारगेट्स बड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे यार मैं इस, अब जैसे जैसे इंसान सहूलतों का आदी होता है ना, तो फिर वो इंसान, जो आदमी गाड़ी का आदी होगा, वो साइकिल पे जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो आदमी एसी में रहने का आदी होगा, उसको पंखे के ऊपर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने उसको इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर और इतनी फैसिलिटीज और इतना एग्जैक्टिव जो है ना उसको लाइफस्टाइल दिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको अब जो नौजवान हमारे पास आके बैठे हैं, तो उनका ना एक कॉन्सेप्ट बन गया कि अब हमारा स्टैंडर्ड इससे ऊपर तो जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमने उनको एक एटमॉस्फेयर दिया, फिर हमने उनको अपने करीब किया, सारे हमारे करीब होने शुरू हो गया, ताल्लुक बन गया, दोस्ती बन गई, प्यार मोहब्बत हो गया, एक कम्युनिटी बन गई, नेटवर्किंग हो गई। अब हमने क्या सोचा कि अब हम ये सारे नौजवान, ये हमारे जो है ना बेटों की मानिंद हैं, ये हमारी बाजू हैं, ये हमारी ताकत हैं, ये हमारा सोर्स है बिजनेस का। जैसे एक बाप की जो ताकत उसके बच्चे होते हैं, तो हमने अब इन सारे नौजवानों को अपने साथ ज्वाइंट वेंचर में लेकर इनको थपकी, इनका हौसला, इनको तसल्ली, इनके साथ शफकत, मोहब्बत, और इनको जो है ना हर तरह से जो है ना वो फैसिलिटेट करके हमने अब इन सारों की जितनी इंफॉर्मेशन है, इनकी एजुकेशन है, इनका स्किल है, इनकी आइडियालॉजी है, इनके आइडियाज़ हैं, वो सारों को हमने माइन्यूटली हमने इनके साथ डिटेल में 1 by 1 डिस्कस कर
करते हैं, शेयर करते हैं और वहाँ से नॉलेज लेते हैं, क्योंकि मैं तो आईटी के काम को नहीं जानता और मैं टेक्सटाइल का आदमी हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि आईटी किस बला का नाम है। तो फिर अब जब से मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा, इन सारे लोगों को अपने करीब किया, क्योंकि आने वाले 5-10 सालों में हर चीज़ ऑटोमेशन पे जा रही है और आईटी के अंदर जो है ना ये डिज़ाइन चीज़ें हो रही हैं। अब देखें, इंडिया पाकिस्तान की जो जंग जीती गई है, ये को ताकत से नहीं जीती गई, ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें आईटी स्किल इन्वॉल्व है। इसी तरीके से दुनिया आज अमेरिका और जो बड़ी बड़ी जो ताकतवर जो लोग अपने आप को समझते हैं, उन्होंने हमें आईटी के ज़रिए से जो है ना हमारी हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। मोबाइल हमारी आवाज़ें सुनता है, हमारी जो है ना जो हम बोलते हैं उसके मुताबिक हमें वो एड्स दिखाता है, उसके मुताबिक हमें वो सारी फीड्स दिखाता है। तो हम सब ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आईटी के जो है ना वो अंडर चलेंगे और आईटी हमारे ऊपर रूल कर रही है। तो मैंने इस चीज़ को स्मेल किया कि यार इस चीज़ का ना नॉलेज लेना चाहिए, इसको सीखना चाहिए और इसके अंदर रहकर नेक्स्ट बिजनेस को जनरेट करना चाहिए। तो मैंने ये एक अपनी कम्युनिटी क्रिएट की, इन सब को मैंने बहुत नॉमिनल से रेंट के ऊपर अपने पास बिठाया, इनको फैसिलिटेट किया। अब मैं डिफरेंट लोगों के से उनकी आइडियालॉजी लेता हूँ। कोई हमारे पास वीडियो एडिटर है, कोई हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई हमारे पास वेब डेवलपर है, कोई ऐप डेवलपर है और कोई जो है ना हमारे पास जो है ना वो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कोई साइबर सिक्योरिटी की उनकी कंपनीज हैं। तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, मल्टी टैलेंटेड कंपनीज हैं हमारे पास। तो पहले तो मुझे इनके नाम ही नहीं आते थे, अब मुझे इनके नाम आ गए हैं। फिर मैं इनसे इनके टूल सीखता हूँ कि ये एआई में कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, एआई का क्या आगे फ्यूचर क्या है। तो ये सारे नौजवान बड़े खुश होकर अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को, फिर हमने इन सारे जो हमारे पास लोग बैठे हुए ना, इनकी हमने खुद एक दूसरे के साथ इनको इंटरेक्ट करवा दिया है, इनका आपस में तारुफ करवाया है। लोग एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, इंटरेक्शन में आ गए हैं। तो जो लोग कई कंपनियां ऐसे हैं उनके पास किसी चीज़ का ऑर्डर आता है और वो खुद उस चीज़ में काम नहीं करते, तो उनको पता मेरे साथ वाला ऑफिस वाला वो काम करता है, तो वहाँ से वो या तो उससे करवा लेता है, ये उससे आउटसोर्सिंग करवा लेता है, ये उसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेता है। तो यूँ इनकी नेटवर्किंग हो गई है और लोगों को अंडर वन रूफ जो है ना एक बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस मिलने का भी सोर्स मिल गया है। और ये आइडिया मेरे जहन में था बेसिकली, जिसकी वजह से मैंने बिजनेस हब वर्क स्पेस को जो है ना वो प्रेफरेंस दी और हमने पूरे फैसलाबाद में नहीं, ये हम पूरे पाकिस्तान में हमने सबसे बड़ा ये हमने वर्क स्पेस किया। यहाँ हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं और जो कि दुबई में काम करने वाली, यूरोप में काम करने वाली, अमेरिका में काम करने वाली और पूरे गल्फ में काम करने वाली। तो हमारे पास ये बड़ा हमारे हो गया। अब हमारे फैसलाबाद में किसी से कोई पूछे ना यार मुझे कोई आईटी की कोई चीज़ बनानी है, तो लोग उसको कह देते हैं यार चुप करके ना बिजनेस वर्क स्पेस पे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें हर तरह की कंपनी, हर तरह का जो ना स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट लड़का मिल जाएगा और वो तुम्हारा जो ना आईटी से रिलेटेड कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो तुम्हारा हल कर देगा। तो ये हमने एक कम्युनिटी क्रिएट की है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की स्किल्ड कम्युनिटी क्रिएट करना ये बड़ा कोई आसान टास्क नहीं होता, क्योंकि आजकल स्किल्ड लोग जो है ना वो अपने अपने घरों में काम कर रहे थे। यही लड़के घरों में बैठे बैठकों में, ड्राइंग रूमों में काम कर रहे थे। अब उनको जो है ना ये एटमॉस्फेयर मिल गया है, आपस में उनकी दोस्तियां भी हो गई हैं, काम भी डिवाइड हो गया है और एक दूसरे से काम सीखते भी हैं, एक दूसरे को काम देते भी हैं, लेते भी हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि लीडरशिप में काफ़ी सारे हमारे पास उसके स्टाइल्स आ जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी विच स्टाइल यू फॉलो, कि लाइक इतने सारे हमारे पास लीडरशिप के स्टाइल्स, ऐसा कौन सा स्टाइल है जिसको आप लेके चल रहे हैं और आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल है? लीडरशिप के जो स्टाइल हमें गोरों ने दिए ना, वो उन्होंने तो ये दिया है कि जी चेयरमैन और कंपनी ओनर और सीईओ और डायरेक्टर और जो है ना वो ये मैनेजर, ये एक तो ये हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये लीडरशिप के स्टाइल हैं और ये जैसे जैसे डेजिग्नेशन बढ़ता जाएगा तो हम बड़े लीडर बनते जाएंगे। पॉलिटिशियन में ये समझते हैं कि ये एमपीए बन गया, एमएनए बन गया, ये मिनिस्टर बन गया, ये जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये लीडर बन गया। हर इदारे में लीडरशिप के अलग-अलग डेजिग्नेशंस हैं, लेकिन लीडरशिप का जो सबसे बड़ा बेहतरीन और उम्दा और आला तरीन जो डेजिग्नेशन है ना वो है फ्रेंडशिप। इससे बड़ी लीडरशिप कोई नहीं है। एक बाप अपने बच्चों का दोस्त बन गया तो वो लीडर है, उनका सही मानों में लीडर है। इसी तरीके से एक उम्र
उम्र का इसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर आपकी उम्र ज़्यादा और आपके साथ काम करने वाले थोड़ी उम्र के हैं तो आप क्या हो जाता है, अगर आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंडली माहौल में काम करते हैं, तो आपके काम की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप वो लोग फिर आपको जब आपकी आइडियालॉजी में पता आइडियालॉजी को कब एक्सेप्ट करते हैं, जब वो आपके दोस्त बनते हैं। जब आपका कोई दोस्त नहीं बनता, उसके नजरियात, उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं होती ना, तो वो आपको फॉलो नहीं करता। तो लीडर, बेहतरीन लीडर और बेस्ट लीडर वो होता है जो आपके अपने जूनियर के साथ और अपने सीनियर के साथ और अपने जो है ना उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल रखता है और अपने काम के बारे में भी फ्रेंडली डिस्कस करता है, अपने स्किल के बारे में। हत्ता कि कई लोगों को काम कम आता है लेकिन उनके पास आइडियालॉजी ज़्यादा अच्छी होती है, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब आपके अंदर थोड़ी सी फ्रैंकनेस हो, आप कंफर्टेबल माहौल फील करें और आपके ऊपर जो है ना कोई सख्तियाँ, पाबंदियाँ और आपके चाहे, तो ये जो लीडरशिप, बेस्ट लीडर वो होता है जो आपका दोस्त की तरह आपके साथ काम करे। ओके। और सर एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि जब आप किसी को हायर करते हैं एज एम्प्लॉय अपने पास, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिन पर आप फोकस करते हैं कि एटलीस्ट ये तो होनी चाहिए व्हेन यू हायर समवन? देखिए, हायरिंग में ना आमतौर पर कंपनियां देखती हैं उसका स्किल क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके पास डिग्री कौन सी है, फिर उसने ड्रेसिंग कैसे की हुई है, उसको ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसके बोलने की सेंस क्या है, उसको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, उसके पैरामीटर, वो इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं। लेकिन आप जब किसी को हायर करते हैं ना, अगर आपने उसको लॉन्ग रन अपने साथ लेकर चलना है और आपने उससे बेनिफिट्स उठाने हैं और उसने भी आपसे बेनिफिट्स उठाने हैं, तो हायरिंग के अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको इस दौर में सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप ये देखें कि ये बंदा जो है, इसकी हमारे पास आने की, ये बंदा बाई नीयत, बाई सोच, बाई थिंकिंग कैसा है इसकी। ये अगर इसको कपड़े, आज इसके पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं और ये सादा सूट में आ गया है, और आज इसके पास जो है ना ये वो डिग्री नहीं है जो डिग्री हमें रिक्वायर्ड है, आज इसके पास वो स्किल नहीं है जो स्किल हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन ये बंदा बाई नेचर, बाई थिंकिंग, बाई सोच, जिसकी नीयत बहुत अच्छी हो कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, और वो छोटी से छोटी एफर्ट उसकी बता देती है कि ये नीयत इसकी क्या चल रही है। तो एक तो उसकी सोच जो है ना वो आपके साथ मैच कर जाए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरी ब्लेसिंग ये है कि उसके अंदर लॉयल्टी कितनी है। लॉयल्टी इतनी कम हो गई है दुनिया में कि आजकल लोग आते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करके अपना उसके अंदर से एक ट्रेनिंग लेते हैं, अपना उसके अंदर स्किल सीखते हैं, उसके अंदर बिजनेस टैक्टिक्स सीखते हैं, और उसके बाद कुछ अर्से बाद उन्हीं के कंपटीटर बन के बैठ जाते हैं। Exactly. तो लॉयल्टी ये होती है कि पहले वक्तों में हमारे यहाँ जो था कि अगर कोई बाप अपने बेटे को किसी दुकान के ऊपर मुलाजिम या बतौर काम सीखने के लिए खड़ा करके गया ना वर्कशॉप में, तो वो 40-40 साल उस्ताद की ज़िंदगी में वो अपना काम नहीं शुरू करता था कि यार ये मेरी उस्ताद के साथ गद्दारी होगी, मेरा उस्ताद क्या कहेगा कि आज इसने अपनी दुकान खोल ली है। तो ये लॉयल्टी होती है। तो लॉयल्टी में ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी टीम सिलेक्ट कर लें, ऐसे लोग सिलेक्ट कर लें जो आपके साथ परमानेंट आपके साथ चलने वाले हों, आपके साथ लॉयल हों, आपकी कमजोरियां बाहर ना बताएं, आपकी खामियां बाहर ना बताएं, आपकी वीकनेसेस बाहर ना बताएं, वो आपको अंदर ही अंदर खोखला ना कर दें, तो लॉयल आपके साथ मेंटली वो लॉयल हो। एक तो हायरिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए मैंने एक स्टोरी, जब मैं बैंक ऑफ अमेरिका में था तो मैंने एक स्टोरी वहाँ पे सुनी, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। तो हमें उन्होंने बताया कि जब अमेरिका में किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के कोई किसी को हायर करती है ना, तो उनको हायर करने का जो स्टाइल होता है ना, वो क्या करता है कि वो जब उसको अपने पास जॉब पे रखते हैं ना, तो उनकी पहली पोस्ट के ऊपर वो उसकी अपनी पर्सनल उसकी जो है ना वे आउट, उसका लाइफस्टाइल और उसकी जो है ना सोच को देखते हैं। फिर जब उसको नेक्स्ट प्रमोट करते हैं ना, तो फिर वो उसके फादर की जो है ना सोच को देखते हैं कि इसके फादर में कोई क्राइम तो नहीं था, इसकी फैमिली जो है ना वो कैसी, बैकग्राउंड देखते हैं। फिर वो उसको नेक्स्ट प्रमोट करते हैं तो वो उसको ग्रैंडफादर को देखते हैं, फिर उसका नेक्स्ट सोच के देखते हैं तो ग्रैंडफादर को देखते हैं, साथ नस्लें। तो एक बंदे को उन्होंने हायर किया और उनको इसी पैरामीटर के ऊपर उसको प्रमोट करते गए, और जब कंपनी टॉप जो डेजिग्नेशन था ना सीईओ का या डायरेक्टर का,
तो जब टॉप डेजिग्नेशन के ऊपर उन्होंने उसको प्रमोट करना था, तो उसकी 7वीं जो नस्ल थी ना, 7th जनरेशन उसके बाप में से, जी जी। तो उन्होंने देखा कि उसकी 7th जनरेशन में से उसका जो दादा परदादा था जी। 7वीं नस्ल का, उसने एक मर्डर किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जरूर अपनी प्रमोशन के लिए ना कोई गलत हरकत करेगा, क्योंकि ये इसकी 7वीं इसकी प्रमोशन है, और 7वीं प्रमोशन में इसके 7वीं जो नस्ल है ना, उसने कोई गड़बड़ काम किया हुआ है। तो उन्होंने देखा, तो उसने देखा कि वो जो करंट सीईओ था उसकी रिटायरमेंट में अभी काफी टाइम रहता था, 4-5 साल, तो इसको बड़ी जल्दी थी कि मैं अब जल्दी से सीईओ बन जाऊं। तो इसने उसको मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। कंपनी वालों ने इसके पीछे इंटेलिजेंस के इदारे छोड़े हुए थे, और वो इदारे उसको जो है ना चेक एंड बैलेंस और वॉच कर रहे थे। तो उन्होंने उसको देखा कि यार ये तो जो है ना, उन्होंने उसके ऊपर जब चेकआउट किया तो उसने उसको मारने की कोशिश की, और मारने की कोशिश में वो अरेस्ट हो गया, और उसकी 6 की 6 जो सीटें थी जो उसने प्रमोशनें ली और कई साल मेहनत की, तो वो 0 हो गई। तो ये होती है लॉयल्टी। लॉयल्टी एक एंगल से नहीं उसको जो है ना देखा जाता, बड़े मल्टीपल उसके एंगल्स होते हैं। इसलिए अगर आप सऊदीया में, अरबों में देखें ना, तो अरबों में बादशाहों में ये जो पहले एक बादशाही का निजाम था, किंगडम का सिस्टम था, तो अरबों में भी वो अपना जो गार्ड रखते हैं ना, वो देखते हैं कि जिनकी नस्ल में दरमियान में ना कोई चेंज ना आई हो, वो उसकी जनरेशन दर जनरेशन वो देखते हैं कि ये माँ भी इसकी ये हो, बाप भी इसका ये हो, इसकी बाप ने नस्ल चेंज ना की हो, माँ ने नस्ल चेंज ना की हो, तो उनके अंदर लॉयल्टी जो है ना बराबर रहेगी। ये जो आजकल एकदम से जो है ना माँ कहीं और से आ जाती है, बाप कहीं और से आ जाता है, 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन, तो उसमें ना फिर ब्लड मिक्स होता है। ब्लड मिक्स होने से सोचें चेंज होती हैं, सोचें चेंज होने से वो लॉयल्टीज चेंज होती हैं। और आप देखें, अगर पहली हुकूमतों में देखें, ये जो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई, और इन्होंने ये जितनी भी मुसलमानों की बड़ी बड़ी बादशाहतें ख़त्म हुई और गोरों की बादशाही ख़त्म हुई, इसमें उनके जो बादशाह थे वो क्या करते थे, वो दूसरी कौमों से और दूसरे इलाकों से शादियां कर लेते थे। फिर उनके अंदर से कंस्पिरेसी शुरू होती थी, और वहाँ कंस्पिरेसी से जो है ना वो लॉयल्टी ख़त्म होती थी। लॉयल्टी ख़त्म हुई तो वो पूरी की पूरी एम्पायर जो है ना उसके अंदर जो है ना उसकी बुनियादें खोखली हुई और दरारें ख़त्म हो गई। दरारें डाल के तो उन्होंने ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो लॉयल्टी एक बहुत बड़ा आंसर है आप किसी को हायर करने का, एक लॉयल्टी केवल। आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, इनमें जब भी बहरान आता है ना, वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं आता, उसके अंदर के जो स्टाफ होते हैं ना, वो उसको खोखला करके उसमें चोरी, उसमें हेरा फेरी, उसके अंदर लीकेज, उसमें बिक जाना, उसके कंपटीटर को उसके इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। तो लॉयल्टी, और उसके बाद उसके बंदे की सोच, और तीसरी चीज है कि उसका वो मेंटली तौर पर मेहनती है या नहीं है, वो काम चोर तो नहीं है इंसान। तो ये 3-4 चीजें होती हैं, और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन बुनियादी ये बातें हैं। उसकी डिग्री मैटर करती है, लेकिन वो बाद में मैटर करती है। उसका प्रोफेशन, उसके हर चीज मैटर करती है बाद में। उसके कपड़े, उसकी शक्ल मैटर करती है, लेकिन बाद में। लेकिन अगर ये चीजें, अगर आपके खूबसूरत तरीन पढ़ा लिखा डिग्री वाला एक मुनाफिक बंदा आप लेकर आ जाएं, तो आपको वो तबाह कर देगा। आपने उसकी खूबसूरती को क्या करना, उसके कपड़ों को क्या करना है, उसकी डिग्री को क्या करना, अगर आपके साथ वो लॉयल ही नहीं है तो ये है लॉयल्टी की, यानी ये हायर करने में ये बुनियादी फैक्टर है। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन ये है कि अभी आपको बहुत सारे बिजनेसमैन देख रहे होंगे, या कुछ ऐसे यंगस्टर्स देख रहे होंगे जो इन फ्यूचर चाहते होंगे कि आपकी तरह एक ऐसी सीट पे हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इन फ्यूचर? मैं जितने नौजवान है ना, मैंने मल्टीपल बेशुमार नौजवानों की मैंने डिग्रियां, उनकी सोच, उनके आगे बढ़ने का सबके अंदर ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन उनके पास ना कंसेप्ट सही नहीं है। एक ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी में। एक बंदा वेब डेवलपर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास पता नहीं है कि इसने वेब डेवलपर बनकर करना क्या है। तो उसका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है।
तो इसी तरीके से मेरे पास एक स्टूडेंट आई, वो जो है ना वो बनना चाहती है कि मैं ना डाटा एनालिस्टिक बनना चाहती हूँ। अब डाटा एनालिस्टिक की जो पाकिस्तान में तो कंपनियां है ही नहीं। अब वो डिग्री लेकर पाकिस्तान में अगर वो एमफिल करती है या मास्टर करती है और डाटा की डिग्री मास्टर में कर लेते हैं, तो वो क्या वो यहाँ पे तो वो डाटा के ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो प्राइवेट कोई कंपनीज है ही नहीं, तो वो अपने डिग्री को इम्प्लीमेंट कहाँ करेगी। तो अगर वो डिग्री फर्स्ट कर लो ले भी लेती है, तो फिर अगर उसके अंदर ख्वाहिश होती है जी मैं यूरोप चली जाऊंगी, मैं अमेरिका चली जाऊंगी या मैं फलां मुल्क में चली जाऊंगी, तो उन मुल्कों में पाकिस्तान की डिग्री की वैल्यू जीरो है, तो वो उधर भी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, उसकी डायरेक्शन गलत होगी, मेहनत गलत होगी, और वो सारी उम्र उसने उस काम में मेहनत की, कोई और स्किल सीखा नहीं है, तो वो डाटा को लेके बैठे, वो क्लर्क वाला ये स्कूल टीचर बन जाएगी या कुछ और बन जाएगी। तो हमारे यहाँ ना कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे यहाँ इंजीनियर लोग बन जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। अब हमारे यहाँ इंजीनियर की जो सबसे ज़्यादा कम तनख्वाहें हैं ना हमारे यहाँ इंजीनियर्स की, हालांकि वो पूरी कॉम को बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ही नहीं है। हर चीज़ बनी बनाई हमें बाहर से मिलती है, तो हम उसको जो है ना बना के जो है ना वो बेच देते, खरीद के बेच देते हैं। तो इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं है, मशीनें हम बाहर से ले आते हैं। बिल्डिंग से मटीरियल मुतालिक जितनी भी बिल्डिंग की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर सेंट्री है, उसके अंदर सिरामिक्स है, उसके अंदर जो है ना और भी जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं, वुड वर्क है, सारी चीज़ें आप बाहर से चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना डिग्री का, हमारे यहाँ जो फ्यूचर जो है ना नौजवानों में, उनको ना कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी प्राइवेट लेवल के ऊपर भी उन बेचारों को पता ही नहीं है। वो बेचारे अंधेरे में ना वो टटोल रहे हैं कि मैं कुछ कर लूँ, मेरे हाथ में कुछ लग जाए, गाइडलाइन नहीं, गाइडलाइन को करने वाला। तो ये एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो सबसे पहले अपने ना डायरेक्शन ठीक करें नौजवान नस्ल को। मैं ये कहूँगा कि वो अपने सोर्सेज के अंदर रहकर यूरोप अमेरिका को हर वक्त ना देखते रहे। जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान में फैसिलिटीज हैं, जो पाकिस्तान में कंपनीज हैं, जो पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारे बिजनेसमैनों की मेंटेलिटी है, जितने भी हमारे यहाँ सोर्सेज हैं, उनको पहले उसके ऊपर एनालाइज करें, उसको चेक एंड बैलेंस करें, उसके ऊपर डिटेल वर्क करें, उसके मुताबिक अपने डिग्री डिजाइन करें, अपना प्रोफेशनल डिजाइन करें, अपना एक्सपीरियंस डिजाइन करें, अपनी जॉब को उसके मुताबिक ले जाएं, और उससे में वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। अब पाकिस्तान की पूरी मैशत इस तरफ जा रही है और मैं डिग्री इधर की ले रहा हूँ, तो वो इधर वाली डिग्री इधर काम ही नहीं आनी। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, पाकिस्तान बिजनेसमैन उस बंदे को कहते हैं यार ये हमारे लाइन का बंदा नहीं है, इसको हम कहेंगे कुछ समझेगा कुछ। तो इसलिए जो है ना यहाँ के कल्चर को, यहाँ के सिस्टम को समझना चाहिए। एक तो नौजवान नस्ल से मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट लेवल पे, बड़ी कंपनी के लेवल पे ये कहूँगा कि जो नौजवान डिफरेंट डिग्रीज ले रहे हैं ना यूरोप अमेरिका के तर्ज के ऊपर, आने वाले वक्तों में उन डिग्रीज की शायद ज़रूरत पड़े, तो इनको प्रॉपर गाइड किया जाए कि नौजवान क्या पढ़ें, क्या सीखें, क्या स्किल लें, क्या हुनर लें, किस सोसाइटी में बैठें। इसके लिए कुछ जो है ना पूरा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, प्राइवेट लेवल के ऊपर कुछ चैनल, कुछ कोई काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे नौजवानों के कॉन्सेप्ट क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाए। उनकी 4-4, 5-5, 6-6 साल इतनी मेहनत से उनके माँ बाप उधार पकड़ के, इधर पैसे पकड़ के उनको पढ़ाते हैं, और वो बेचारे उनका सब कुछ वेस्ट हो जाता है, और उनके बच्चों की जिंदगी वेस्ट हो जाती है। कोई कहीं पे जो है हेल्पर लगा हुआ है, कोई क्लर्क लगा हुआ। आप देखें गवर्नमेंट की एक नौकरी निकलती है, 10 सीटें निकली हैं, उसके लिए एमए भी पहुंचे हुए, गार्ड की सीटों के लिए, चौकीदारों के लिए, पुलिस के एक सिपाही के लिए जनाब मास्टर डिग्री वाले, ग्रेजुएट और पता नहीं कौन कौन से लोग जो है उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि उनको डिग्रियां लेते हुए किसी को काउंसलिंग हुई नहीं है। वो बस पढ़ते गए मास्टर करना है, ग्रेजुएट होना, मास्टर करना है। तो ये हमारे यहाँ ना कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। मेरे नौजवान नस्ल को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, देखें फ्यूचर में अगले 10, 20, 30 साल, 50 साल में क्या होने वाला है, उसके मुताबिक अपने आप को डिजाइन करें। लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।